वेलकम एवरीवन। क्षेत्रकलन के अंदर हमको क्वेश्चंस आज स्टार्ट करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एस्ट्रॉयड। ये एस्ट्रॉयड का इक्वेशन है। आप देख सकते हैं कि एस्ट्रॉयड का जो कंप्लीट क्षेत्रफल होता है या इसका जो एरिया होता है वो हमको फाइंड करना है। अब किसी भी कर्व के लिए ये एस्ट्रॉयड हो या और जितने भी कर्व्स के हम एरिया निकालेंगे, तो जितने भी कर्व होंगे सारे कर्व्स के लिए कुछ थोड़े बहुत रूल्स हैं, वो आपको पहले वो रूल्स ध्यान रखने हैं। उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए कर्व ड्रॉ करेंगे। अगर स्टैंडर्ड कर्व है, आपको पहले से आता है, तो डायरेक्ट ड्रॉ करके उसके कुछ जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। और उसके बाद में जो है वो क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको बता दिया था पिछले वाले वीडियो में कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, और रीजन कोऑर्डिनेट्स हैं तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है, या पोलर है तो किस तरह से अप्लाई करना है। तो वो फार्मूलाज वाला या बेसिक कंसेप्ट का वीडियो जो है वो पिछला शेयर हो चुका है। किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो वहाँ से पढ़ सकते हैं एक बार जाके। और अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो देखने हैं कि कोई भी कर्व जो दिया होगा, चाहे वो पोलर के अंदर है और चाहे कार्टेशियन के अंदर है, तो सबसे पहली पॉइंट आपको देखना है कि कर्व जो है वो उसका जो ऑर्डर है वो इवन है कि ऑड है, या एक्स अक्ष मतलब जो x की घात है वो सम है या नहीं है, या y की घात है वो सम है या नहीं है। तो उससे क्या क्लियर होता है कि वक्र जो होगा वो किसी अक्ष के सापेक्ष सममित तो नहीं है, कि अगर x या y में से किसी भी एक चर की घात अगर सम है, चाहे x की घात सम हो या y की घात सम हो, अगर किसी भी कर्व में x की घात सम होती है तो y अक्ष के सापेक्ष वो कर्व जो है सिमेट्रिक या सममित होता है। सिमिलरली ऐसे ही कि अगर y की घात सम है तो वो x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। ठीक है, तो x की घात सम होगी या y की घात सम होगी, तो एक चीज़ तो वो देखनी है। अगर सिमेट्रिक होगा तो उसका एक बेनिफिट ये है कि सिमेट्रिक ग्राफ में हम एक पार्ट का जो है एरिया निकालते हैं और उसको डबल करके या 4 टाइम्स करके जो भी जिस तरह का कर्व बनेगा उस तरह से हम वो कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा है कि आपको चेक करना है कि कर्व जो है वो ओरिजिन से पास होता है कि नहीं होता है, मतलब सेंटर पॉइंट से जो कर्व की इक्वेशन है वो सेंटर पॉइंट से होके निकलती है या नहीं है। उसका चेक करने का तरीका क्या है कि आप x और y में x और y दोनों की जगह 0-0 रख दीजिए कि x भी 0 और y भी 0। अगर x और y दोनों रखने पर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, मींस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आता है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन या कर्व जो है वो ओरिजिन से पास होगा। अगर x y 0 रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो दो चीज़ें तो ये हो गई कि आपको देखना है कि कर्व ओरिजिन से पास होता है कि नहीं होता है, या किसी अक्ष के सापेक्ष सममित तो नहीं है, और उसके अलावा कि वक्र की कोई वक्र अक्षों को कहाँ पर काट रहा है, कि जो कोई भी कर्व है वो कर्व जो x अक्ष या y अक्ष को कहाँ काट रहा है। अगर वो पॉइंट्स हमको मिल सकते हैं तो वो पॉइंट्स हमको निकालने हैं, क्या लिखना है वो कंसेप्ट। और उसके अलावा वक्र की कोई अनंत स्पर्शी तो नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप हर क्वेश्चन को करने से पहले, जो लोग भी डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं उन सब के लिए ये कंपलसरी है कि आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए। तो जैसे हम एस्ट्रॉयड की बात करते हैं, एस्ट्रॉयड एक स्टैंडर्ड कर्व है जिसका आप ग्राफ जानते भी हैं। तो पहली बात ये कि जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात की हमने कि कर्व जो है वो ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा, मतलब मूल बिंदु से जो वक्र है वो गुजरेगा कि नहीं। तो अगर हम इसमें x और y दोनों 0 रखते हैं तो इधर 0 आ जाएगा, लेकिन बराबर में आएगा a की पावर 2/3। तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू a की पावर 2/3। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास नहीं होता है। कि अगर जो गुजरता है तो वो लिखेंगे कि ओरिजिन से गुजरता है, और नहीं है तो नहीं। वक्र मूल बिंदु से नहीं गुजरता। और अब इसमें देखो x की घात, अगर इस 1/3 यहाँ पे ये 1/3 को हम काउंट ना करें, कि अगर सिर्फ इसको देखते हैं तो यहाँ पे भी x का 2 घात लगी हुई है, मीन्स x की घात सम है। यहाँ पे भी 2 घात लगी हुई है y की, तो इसका मतलब
एक्स और वाई दोनों के सापेक्ष ही ये जो कर्व है वो सममित होगा, मतलब एक्स अक्ष के सापेक्ष भी और वाई अक्ष के सापेक्ष भी। और बाकी आप इसका ग्राफ जानते हैं क्योंकि एस्ट्रॉयड हमने रेक्टिफिकेशन में भी पढ़ा था। अब रेक्टिफिकेशन आपने पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा है और आपको याद है कि नहीं, रेक्टिफिकेशन में हमने एस्ट्रॉयड का जो कंप्लीट लेंथ है वो फाइंड की थी। अगर किसी को याद है तो वो कमेंट जरूर करें कि कितनी आई थी टोटल लेंथ। तो एस्ट्रॉयड का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से। तो और उसके अलावा तो दूसरा पॉइंट हो गया कि वक्र एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। दोनों ही अक्षों के सापेक्ष जो है ये ग्राफ क्या है, सममित है। एस्ट्रॉयड का ग्राफ जानते हैं। और उसके अलावा इसको हम देखते हैं कि ये अक्षों को कहाँ काटेगा। अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a, और अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a। तो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं कि वक्र x अक्ष को प्लस माइनस a पर काटता है। तो प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं या a,0 या और माइनस a,0 कि ये पॉइंट है माइनस a,0 और ये है a,0। सिमिलरली ऐसे ही ये है 0,a और ये है माइनस a। ये मूल बिंदु है ओ। यहाँ पे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि a, B, C और D। रेक्टिफिकेशन के अंदर हमने ये जो कर्व है इस कर्व की टोटल लेंथ फाइंड की थी। कितनी आई थी, किस किस को याद है देखते हैं। और अब हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये लिख सकते हैं कि x अक्ष पर प्लस माइनस a पर काटता है या y अक्ष पर 0,a तथा 0,-a पर काटता है। तो ये तो कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको हर क्वेश्चन में लिखने हैं। ये एस्ट्रॉयड के लिए ही नहीं कि जितने भी कर्व के लिए आप एरिया फाइंड करेंगे सब के लिए आपको ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है एक कार्टेशियन में भी दिया हुआ है और पैरामीट्रिक फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो कभी भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इक्वेशंस देख के आप पहचान सकते हैं कि ये एस्ट्रॉयड के पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो अगर कभी ये कर्व ना दिया हो, सिर्फ पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हो, तो भी हमको एरिया किसका निकालना है, एस्ट्रॉयड का ही। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर सिर्फ पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो आपको इतना याद होना चाहिए कि ये जो इक्वेशंस हैं ये एस्ट्रॉयड की पैरामीट्रिक इक्वेशन है और हमको जो एरिया निकालना है वो एस्ट्रॉयड का निकालना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम जो हमारा लास्ट जहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है क्वेश्चन को करने का, वो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो ये कर्व की इक्वेशन है। कर्व की इक्वेशन को हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, देखो x बराबर हम लिख सकते हैं a की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3 और 2/3 पावर हम x के लिए इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। सिमिलरली ऐसे ही हम y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो y के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी a की पावर 2/3 एंड x रेज़ टू पावर 2/3 और होल पावर हो जाएगी 3/2। तो इस तरह से x की फॉर्म में या y की फॉर्म में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। और उसके बाद में जो फॉर्मूला है या जो हमारा कंप्लीट जो यहाँ पे एरिया है उसको हम लिख सकते हैं कि अभिष्ट क्षेत्रफल, कि एस्ट्रॉयड का कंप्लीट एरिया जो है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि कंप्लीट एरिया, देखो यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों के सापेक्ष जो ग्राफ है वो सममित है। तो हम इसको एक पार्ट का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये चारों पार्ट कैसे हैं, बराबर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 इंटू भाग OAB का क्षेत्रफल।
कि सिर्फ ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे हम और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंप्लीट क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए 4। फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई होंगी और y dx, ये फॉर्मूला कार्टेशियन के लिए लिखवाया था और यहाँ पे जो लिमिट्स अप्लाई होंगी वो होंगी x की। अब ये जो यहाँ पे हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि लिमिट्स इससे फाइंड होती है हमारी। ये पट्टिका यहाँ से चलना स्टार्ट होके मैक्सिमम वहाँ a पॉइंट तक जा सकती है, तो मीन्स लिमिट होंगी 0 to a और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं किसका, यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। तो यहाँ पे एक बार तो हम y का मान रख देंगे, यहाँ से y का मान क्या था 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a रेज टू पावर 2/3 माइनस x रेज टू पावर 2/3 और होल पावर 3/2 इंटू dx। y का मान यहाँ से हम मान निकाल लेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y बराबर, तो y का मान था हमारे पास ये a साइन क्यूब थीटा, तो y का मान तो है a साइन क्यूब थीटा, वो डायरेक्ट हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक मान चाहिए हमको dx का, जो हम x का डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम dx निकाल सकते हैं, तो dx निकालेंगे तो ये आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, कि cos क्यूब का हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा और cos का होता है माइनस साइन, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये dx की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू और dx की वैल्यू दोनों हम रख सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद में देखते हैं लिमिट्स है x की लिमिट आप देखेंगे ध्यान से कि जब x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ 0 तो cos थीटा बराबर 0 और cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 होता है π/2 पे। और इसके लिए हम यहाँ पे पहले वैल्यूज़ अप्लाई कर लेते हैं। वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे तो 4 और माइनस आएगा, एक बाहर माइनस आएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट अब स्टार्ट होगी π/2 से, जाएगी कहाँ तक कि a तक। x की जगह a रखेंगे, जब x की जगह a रखेंगे तो ये a से एक कैंसिल हो जाएगा और cos का मान आएगा cos क्यूब थीटा का 1, इसका मतलब cos थीटा 1 और cos थीटा 1 होता है 0 डिग्री पे, तो लिमिट्स हो गई π/2 से 0। मान रखेंगे y का मान है a साइन क्यूब थीटा और dx की वैल्यू अभी हमने निकाली है जिसमें से माइनस को बाहर निकाल दिया है और 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा और d थीटा, ये वैल्यूज़ आ गई। एक बार और इसको सरल करके लिखते हैं, तो सरल करके लिखेंगे तो जितने भी कांस्टेंट हैं सारे बाहर निकाल देंगे। इस माइनस को एडजस्ट करेंगे हम लिमिट के अंदर, कि लिमिट जो है उसको इंटरचेंज कर देंगे, माइनस वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 12, ये 3 बाहर आएगा, यहाँ से a और यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से π/2। साइन की देखो टोटल पावर बन रही है, यहाँ पे साइन की पावर्स बन रही हैं, साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर है 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं गामा फंक्शन, क्योंकि अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने ये जैसा भी जब भी इस वाले फॉर्म का इंटीग्रेशन आएगा तो गामा में एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि साइन की पावर m है और कॉस की पावर n है, तो हम गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2, इस तरह का एक फार्मूला था। तो अब आपको पिछले कंसेप्ट जो हैं ये मैंने शुरू में भी बताया था कि इंटीग्रल कैलकुलस जब भी पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको, कि पिछला जो है वो अगला हम पढ़ेंगे। जैसे रेक्टिफिकेशन में हमने कर्व पढ़ा, वो यहाँ यूज़ आ रहा है। डबल इंटीग्रेशन का यूज़ भी हम पढ़ेंगे एरिया निकालने के लिए, और गामा फंक्शंस जो हैं वो इंटीग्रेशन में कई बार सॉल्व होगा, तो वो आपको याद होना चाहिए। ये हो गया 12a स्क्वायर और अब लिमिट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा m प्लस 1/2, तो ये 4 प्लस 1/2 यानी 5/2 हो गया, और
ये 2+1/2 यानी कि गामा 3/2 हो गया, और इन अपॉन में 2 इंटू गामा m+n+2 यानी 4+2+2 यानी 8 हो गया, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो गामा 4, ये आंसर आया। अब गामा सॉल्व करना है। गामा सॉल्व करने का तरीका देखो, तो ये हो गया 12a² यहाँ पे, और जो बाकी बचा वो है गामा 5/2। जब भी गामा के अंदर 1/2 वाली फॉर्म होती है कि n/2 लिखा है, तो उसमें से एक कम करके हम इसको हल करते जाते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं हम 3/2 इंटू 1/2, और गामा 1/2 बचेगा जिसकी वैल्यू होती है √π, तो ये हो गया √π। 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 √π। ये गामा का कंसेप्ट है। और इसके बाद में जो वैल्यू आएगी 2 और गामा 4, तो गामा n की वैल्यू n-1 फैक्टोरियल होती है, इसलिए ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, या 3 फैक्टोरियल को ही हम 6 भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो वैल्यूज़ यहाँ पे हम 3 फैक्टोरियल को डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 का फैक्टोरियल सॉल्व हो गया। और अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, देखो ये 2 इंटू 2 और 4 हो गया, और 4 इंटू 3 12, ये 12 से ये तीनों हो गए कैंसिल। उसके अलावा जो बचेगा उसका मान लिखते हैं हम कि क्या बच रहा है। तो एक तो बचा 3 ऊपर, और एक बचेगा पाई, और एक बचेगा a², तो ये आया 3πa², और अपॉन में आएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स है, इसका मतलब हो गया 8, तो 3/8 πa², ये एस्ट्रॉयड का कंप्लीट एरिया है। तो ये आंसर हो गया। और एस्ट्रॉयड के अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी इसी तरह से सॉल्व करने हैं आपको, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।